गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एंड इट्स रिलेटेड प्रिंसिपल्स। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस इज़ द रिजल्ट ऑफ वेरियस फेजेस। ये बहुत सारे फेजेस में आया है। जैसे पहले इतने सारे रिवॉल्ट हुए थे, इसलिए सबको एक ऑर्गेनाइजेशन का नेसेसरी हो रहा था कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन रहे तो वहाँ पे सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएँ और एक फैसला ले पाएँ। तो ये जो कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट है, ये किया था A.O. ह्यूम ने। ये क्यों किया था ये भी हम लोग अब देखेंगे। A.O. ह्यूम, ही वॉज ऑल्सो नोन एज हर्मिट ऑफ शिमला। जब कैलकटा यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट के साथ थे तो उन्होंने कहा कि अगर बिखरे हुए अगर जो कैपेबल लोग हैं अगर वो साथ में आ जाए तो इंडिपेंडेंस की फ्री फीलिंग सब में आ जाएगी। और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर सिर्फ 50 लोग भी अगर एक तरह के हो गए तो इंडिपेंडेंस की फीलिंग अराइज हो जाएगी। फिर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है जो कि पुणे में शेड्यूल हुआ था, लेकिन कुछ कारण से उसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। और दादा भाई नारोजी के सजेशन के बाद ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस ना हो के पहले संघ था, लेकिन इन्होंने बोला कि कांग्रेस रखना है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को, जो कि हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। उसके बाद देखते हैं नोट क्या है। ये कॉन्फ्रेंस का न्यूज़ सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में 72 मेंबर्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये लॉर्ड डफरिन के बोलने पे हुआ है, क्योंकि जैसे 1857 का रिवॉल्ट आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले हुआ तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा कि क्या पता ऐसा रिवॉल्ट फिर कभी दोबारा हो जाए, तो उन्होंने एक सोचा कि उनको भी एक ऑर्गेनाइजेशन दे देते हैं जिसमें कि अगर उनका कोई कुछ भी आक्रोश है तो वहाँ पे जाकर वो बोल पाए और जिससे कि ऐसा रिवॉल्यूशन का सिचुएशन फिर से ना आए। और इसे हम लोग कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी होल्ड। W.C. बैनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और W.C. बैनर्जी ने ऐसा कहा, अब उन्होंने अपने एक बुक में लिखा था कि जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो इमर्जेंस है वो डफरिन का एक मिस्चीवियस प्रोडक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने बताया जो वेल्व थ्योरी है, वेल या फिर होल, इस वजह से लाला लाजपत राय ने भी W.C. बैनर्जी का सपोर्ट करते हुए अपने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में इस चीज़ को लिखा। और डफरिन चाहता भी नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन बने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेल्व थ्योरी के कारण इनको बनाना पड़ा। और बाद में इन्होंने गवर्नमेंट के मेंबर्स को बैन कर दिया कि वो कांग्रेस के कॉन्फ्रेंसेस है उसको अटेंड ना करें। और आगे देखते हैं, ऐसा सेम चीज़ रजनी पालमे दत्त ने भी कहा, इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम दिया कि भले ही इसका ओरिजिन एक कॉन्स्पिरेसी हो, लेकिन बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से ही एक नेशनल मूवमेंट का फीलिंग आया सब में, सारे इंडियंस में। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं एक लाइटनिंग, ये एक थ्योरी देते हैं लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, जो कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी के ऑपोजिट में था।
कि ये कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है वो स्टार्ट तो एओ ह्यूम से ही हुआ, लेकिन इसके पीछे एक इंडियंस का एक बहुत बड़ा कारण था कि वो चाहते थे अगर वो बिना ब्रिटिशर्स के बनाते तो क्या, तो ऐसा भी हो सकता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उसको स्टार्टिंग में ही ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश होने ही ना दें। इसलिए इन्होंने एओ ह्यूम के साथ मिलकर इस आईएनसी का फॉर्मेशन किया था। और एक जो पॉलिटिकल और सोशल फीलिंग और ऑर्गेनाइजेशन का भी इंडियंस के बीच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कांग्रेस का इतिहास लिखा पट्टाभी सीता मारिया ने। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ और दूसरा विभाजन 1918 में हुआ। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के साथ डेट्स पढ़ेंगे। 1855 में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने डिमांड्स रखे। तो पहला डिमांड तो ये था कि पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी का एबॉलिशन होना चाहिए। सेकंड था कि एक एग्ज़ामिनेशन हमेशा हर एक ड्यूरेशन के बाद होते रहना चाहिए ताकि इंडिया और इंग्लैंड में जो एज लिमिट है वो भी इंक्रीज़ करे। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में डिक्रीजमेंट होना चाहिए और इम्पोर्ट ड्यूटी जो कि इंग्लैंड में जारी थी उसको इम्पोज किया उन्होंने। 1887 बदरुद्दीन फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और उन्होंने एक स्लोगन दिया, बी अ कांग्रेस मैन। विलियम वेडरबर्न 1889, ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने कांग्रेस सेशन को अटेंड किया। 1896 रहीतुल्ला सैनी ने फर्स्ट बार वंदे मातरम सॉन्ग को गाया गया। दादा भाई नारोजी, इन्होंने स्वराज का टर्म पहली बार यूज़ किया। रक्ष बिहारी घोष ने कांग्रेस को स्प्लिट किया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। 1908 में कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल को रिजेक्ट किया गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 से। 1911 में नेशनल एंथम पहली बार गाया गया, जन गण मन। 1912 में R.N. मुधोलकर जो कि बांकीपुर के थे वो वहाँ के चेयरमैन बने, सॉरी नॉट चेयरमैन, वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने। 1916 अंबिका चरण मजुमदार ने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन किया। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। 1917 में एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की। 1931 वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हमारे आज के इंडियन संविधान में है, पहली बार यहाँ पे ही उसका डिस्कशन हुआ। और गांधी इरविन पैक्ट का अप्रूवल भी वल्लभ भाई पटेल के ड्यूरेशन में ही हुआ। आज़ादी के समय जे.बी. प्रेसिडेंट थे और इनके रिज़ाइन के बाद नवंबर में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ द टॉपिक इज़ नेशनल मूवमेंट। लिबरलिज्म यानी उदारतावाद। जो कांग्रेस का स्टार्टिंग का फेज़ था उसको लिबरल एरा कहा जाता है। इसके बहुत सारे लीडर्स थे जो कि थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता,
ये सारे उसके लीडर्स थे उस टाइम के। लिबरलिज्म के कुछ पॉलिसीज़ थे, तो वो लोग ब्रिटिशर्स पे पूरा भरोसा करते थे। वो जितना भी उनका जस्टिस सेंस है वो सब पे भरोसा करते थे, जो कि आगे जाके इनको पता चलता है कि ये सही नहीं था। अनलिमिटेड फेथ नहीं करना चाहिए था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। लिबरल्स ये चाहते थे कि वो वेस्टर्न फ्रीडम और जस्टिस को ही अडॉप्ट करें। ये सडन चेंजेस पे बिलीव नहीं करते थे। इनको ऐसा लगता था कि धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ें। इन्होंने सिविल राइट्स को अपराइज करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस फ्रीडम को ऑर्गेनाइजेशन में लाया। अब देखते हैं लिबरल्स के कुछ डिमांड क्या क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ये चाहते थे। पहले तो ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बने ताकि इंडियंस का भी उसमें कुछ रोल आए। और उनका ये डिमांड था कि आधे मेंबर्स जो काउंसिल के हैं वो इलेक्शन के थ्रू आए। थर्ड उनका डिमांड ये था कि कोई भी टैक्स ना दिया जाए बिना रिप्रेजेंटेटिव का। डिमांड ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब हर सर्विसेज में इंडियंस का नंबर बढ़े। पहला तो एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज में बढ़े। दूसरा था कि सिविल सर्विसेज का एज लिमिट इंडियंस में बहुत कम था, तो एज लिमिट को बढ़ाया जाए। और थर्ड है कि आर्मी में पहले हायर पोस्ट नहीं मिलते थे, तो इनका ये डिमांड था कि आर्मी में इनको हायर पोस्ट मिले। द डिमांड फॉर रूल ऑफ लॉ। लिबरल्स ये चाहते थे कि जो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि पावर्स का सेपरेशन हो जाए। तो ये सेपरेशन चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो अलग अलग हो जाए और अलग अलग होके अपने पावर्स को रन करें। वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे और वो ब्रिटिश से कहते हैं कि उनको इंडिया में न्यू इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ का फॉर्मुलेशन होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि दादा भाई नारोजी एक अपना बात रखते हैं और कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि इंडियन का सारा प्रोडक्ट्स, क्लोथ हो गया, स्पाइसेस हो गया, सब वो ले जाते थे और जिसके बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये चीज़ वो चाहते थे कि नहीं हो। और उनका इकोनॉमिक में ये डिमांड था कि लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम है उसका एबॉलिशन होना चाहिए, सॉल्ट टैक्स हटाना चाहिए और मिलिट्री एक्सपेंडिचर का डिक्रीजमेंट होना चाहिए। डिमांड फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर सिटीजन्स। स्ट्रैटेजीज एंड वर्किंग मेथड्स। ये लिबरल्स के क्या थे, स्ट्रैटेजी क्या था उनका। तो पहला तो वो ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहते थे। उनका एम स्वराज नहीं था, वो बस इतना चाहते थे कि राजनीति अधिकार मिले उनको और सेल्फ रूल आए इंडिया में। वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे कि जो आम जनता है उनको जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो उन्होंने अपने जो थॉट्स वगैरह थे न्यूज़पेपर के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस का यूज़ करके वो चीज़ स्प्रेड किया। और 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ब्रांच इंग्लैंड में भी खुला जिसका नाम पड़ा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके प्रेसिडेंट थे वेडनबर्ग और उसके सेक्रेटरी थे जॉन डिग्बी। अब कंट्रीब्यूशन क्या कह रहे हैं लिबरल्स के वो हम लोग देखते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक नींव दी, उसका फाउंडेशन दिया। सेकंड, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा उसको कम करने का इन्होंने प्रयास किया। थर्ड, इन्होंने
इंडिया और इंग्लैंड के रिलेशंस पे बात की। फोर्थ, इनके लिबरल्स के ही एफर्ट से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पास हुआ। इस एक्ट के तहत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका एक्सपेंशन हुआ और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ऑल ओवर जितने मेंबर्स थे उनका पावर बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने इंडियंस को डेमोक्रेसी के लिए इंस्पायर किया। नेक्स्ट इज अडॉप्टेड रियलिस्टिक पॉलिटिक्स को उन्होंने अडॉप्ट किया। उस समय जितने भी सारी चीज़ें होती थी कि एक्ट कैसे पास होगा, गवर्न कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने ये सब चीज़ों को अडॉप्ट किया। अब हम लोग देखते कि इनका कुछ फेलियर भी हुआ, मीन्स लिमिटेशंस भी हैं लिबरल्स के। तो पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि पब्लिक के रोल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, पब्लिक को इसे दूर रखा था, अननेसेसरी फेथ रखा था ब्रिटिश सिस्टम पे। उनको लगता था कि ब्रिटिश उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश हमेशा से इंडियंस को सप्रेस करना ही चाहते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियॉरिटी दी, उनको उसको आगे बढ़ाया, उसको महान माना। ये चीज़ उनका ड्रॉबैक था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड और एलाइट क्लास के पीपल थे। जो अनएजुकेटेड लोग थे, फार्मर्स, लेबरर्स हो गए, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच को ही अडॉप्ट किया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होता है कि जैसे जो पहले से वर्किंग क्लास है उसी को उन्होंने बढ़ावा दिया और बाकी के लोगों को छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। फिर पॉइंट है बिलीव्ड इन इंडियन एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन में उन्होंने बिलीव किया। इंग्लिश एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होती थी, उसमें मॉडर्न चीज़ें, वेस्टर्न चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जो कि इस वजह से उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ रोल नहीं निभाया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सट्रीमिज़म। 1905 से 1919 1919 को एक चीज़ हुई थी, एक ट्रेजेडी हुई थी। वो क्या हुई थी, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है एक। एक्सट्रीमिज़म्स का राइज क्यों हुआ, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग ने अभी लिबरलिज्म पढ़ा, तो उनके जो ड्रॉबैक थे, तो इसी वजह से एक्सट्रीमिज़म का राइज हुआ। तो पहले तो लिबरल्स का फेलियर हुआ उस वजह से। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो आया, उसके बाद ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि इंडियंस को पावर मिले एडमिनिस्ट्रेशन करने का। थर्ड इज़ एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड की भावना इंडियंस में आ चुकी थी, जो कि ये संभव हो पाया था सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट का, जिसमें कि आर्य समाज था, फिर विवेकानंद जी का था, ब्रह्मो समाज था। इनकी वजह से एक सेल्फ प्राउड की फीलिंग और कल्चर की फीलिंग आ चुकी थी। फिर पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। जैसे इंडिया के बाहर इटली एक छोटे से कंट्री से हार जाती है और जापान का विक्ट्री होता है रशिया पे। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, जब जापान जीत सकता है तो यूरोपियंस इतना भी कुछ नहीं है कि वो इंडिया पे हमेशा रूल करते रहें। तो एक ऐसा फीलिंग आया था कि हम लोग भी, इंडियंस भी ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। जब
1896 के टाइम इंडिया में बहुत बड़ा फेमाइन आया था। तो उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडियन की हेल्प नहीं की थी, और की भी थी तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। लिबरल्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब वो थे तो उन्होंने ये बात तो की थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा एफर्ट नहीं किया था, जिससे कि जो पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट है उस समय और ज़्यादा बढ़ गया था। कर्जन का एक रिएक्शन पॉलिसी था। तो लॉर्ड कर्जन जो था उसने कैलकटा यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904 एक एक्ट पास किया, जिससे कि वो चाहते थे कि नेशनल मूवमेंट वीक हो जाए और जो गवर्नमेंट का जो जो कंट्रोल है वो बढ़े। लेकिन जो बंगाल में इन्होंने जो पार्टीशन किया था, पार्टीशन की वजह से एक्सट्रीमिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वो और फ्लरिश कर पाए और बढ़ पाए और स्प्रेड कर पाए। सो नेक्स्ट इज प्रोपोनेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो सबसे पहला नाम आता है लाला लाजपत राय का, जो कि पंजाब में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। सेकंड, बाल गंगाधर महाराष्ट्र में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर नाम आता है बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष का, जो कि बंगाल में फ्लरिश कर रहे थे। तो इनकी अब आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। तो इनके जो आइडियोलॉजी था वो ये सारे पॉइंट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया स्वराज को। स्वराज से ही वो स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट में ऐसा था कि ब्रिटिश गुड्स को यूज़ नहीं करना है, और स्वदेशी मूवमेंट में इंडिया के बनाए हुए गुड्स का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि ये इस आइडियोलॉजी को वो लोग ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड कर रहे थे। बाल गंगाधर जो थे उन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये कोई छीन नहीं सकता है। फिर आता है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का ये पर्पस था ताकि वो ब्रिटिश को इकोनॉमिकली वीक कर पाए और इंडियन को अपने इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए इनकरेज करें। अंडर नेशनल एजुकेशन वॉज टू बी गिवन ऑन ट्रेडिशनल बेसिस। जैसे कि अगर महाराष्ट्र है तो वहाँ की पढ़ाई मराठी में हो, अगर वो पंजाब है तो उसकी पढ़ाई उसके रीजनल लैंग्वेज में दी जाए। एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था कि हर एक विलेज में एक कम्युनिटी होनी चाहिए ताकि वो वहाँ के लोगों को इंस्पायर कर पाए नेशनल मूवमेंट के लिए, और क्लीननेस फेयर रहे, जो कि पंचायत के द्वारा सेटल किया जाए। और एक्सट्रीमिज़म का जो आइडिया था उसको बढ़ावा देने के लिए तिलक ने गणेश उत्सव स्टार्ट किया और शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया। अरविंद घोष ने काली पूजा का स्टार्ट किया। फिर आता है दे इंक्लूड द कॉमन पीपल। लिबरलिज्म में था कि वो लोग ने जो आम लोग थे उसको इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने पब्लिक को भी, कॉमन पीपल को भी इसमें आने का पूरा राइट दिया। और विवेकानंद कहते हैं कि इंडिया में सिर्फ एक ही उम्मीद है, कॉमन पीपल है। जो अपर क्लास है उनका तो मोरालिटी ख़त्म हो चुका है। They told the Indians that they would have to make efforts for their own liberalism, और उन्हें सैक्रिफाइस करने से पीछे हटना नहीं चाहिए इंडियंस को। आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे गोल्स बनाए, जैसे कि स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट मूवमेंट। सामाजिक बेस एक्सपैंड किया और नए नए मेथड्स का आगमन किया प्रोटेस्ट के लिए, जैसे कि
प्रोसेशंस, स्पीचेस, फेयर एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स तो आपने लोग देखा नहीं, काली पूजा, गणेश उत्सव, इस तरह के। एक मास मूवमेंट के तहत उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया और जेल जाना, वहाँ जितने भी सफरिंग्स थे उसका डर इन्होंने कम किया, जो कि मूवमेंट को बढ़ाने में फ़ायदा बहुत किया था। लोगों को जागरूक करने में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए एक्सट्रीमिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल था। और जो बंगाल का पार्टीशन होना था, इन्होंने पार्टीशन ना हो इसके लिए कंट्रीब्यूट भी किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस and the liberalism and the extremisms. So this video is ended. मैं सारे स्लाइड्स आपको एक बार शो कर देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So it's all about the Indian National Congress and the feeling of nationalism between the Indians. I hope कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। Thank you and all the best for your preparation.